Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कॉग्निटिव प्रोसेस जो चैप्टर है, ठीक है, जो बहुत बड़ा चैप्टर है साइकोलॉजी में। तो आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इसका, दैट्स थिंकिंग। दो टॉपिक्स है, थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये दो हम कंप्लीट करेंगे आज। फिर मैं इसका पीडीएफ सारे चैप्टर का जितने भी इसमें टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेस में जो हमने पढ़े, लाइक लर्निंग आता है इसमें, इंटेलिजेंस हमने पढ़ा, ठीक है, परसेप्शन हमने पढ़ा, अटेंशन पढ़ा, ठीक है, और हम जो आज पढ़ रहे थिंकिंग एंड एप्टीट्यूड, सारा कुछ एक ही पीडीएफ में इसका बनाऊंगा और फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करूँगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मैंने, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, दैट्स मोटिवेशन, ठीक है, एंड इमोशनल प्रोसेस से जो पेंडिंग है हमारा चैप्टर साइकोलॉजी वो पढ़ेंगे। उसके बाद और दो चैप्टर से साइकोलॉजी में वो हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उनको हम दो दो लेक्चर्स देंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था इसीलिए मैंने इसको थोड़े लेक्चर्स ज़्यादा दिए, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे थिंकिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड। इसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो आपका चैप्टर है ना, इसमें तकरीबन 12 से 15 मार्क्स मैंने आपको बोले आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का भी इसमें आता है, 2 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना, वही पढ़ लेना, इसमें वही आते हैं, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा लगेगा तो वो आप पढ़ सकते खुद भी। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। थिंकिंग इज बिहेवियर विच इज़ ऑफन इम्प्लिसिट अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेसड, ठीक है। आपको पता है जो इंसान थिंक करता है ना, तो वो क्या करता है, अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेसड, ठीक है। हमें समझ नहीं आता है कि इंसान क्या थिंक कर रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है, बट एक्सप्रेस होता है। थोड़ा सा होता है ना एक्सप्रेस, बट समझ नहीं आएगा ये अंदर से क्या सोच रहा है, ये हिडन होता है, ठीक है। एंड हिडन एंड इन विच सिम्बल्स इमेजेस आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स और ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं इमेजेस के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, या कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उनके बारे में हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं हिडनली, ठीक है। दैट्स अंडरस्टूड बट नॉट एक्सप्रेस, ठीक है। ये दिया था ये डेफिनेशन गैरेट ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, दो दो डेफिनेशन हर किसी टॉपिक में मैंने लिए हैं, ठीक है। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे, ठीक है। और अगर वहाँ पे आएगा ना कोई भी क्वेश्चन, तो उसको आएगा डिफाइन दिस टॉपिक, तो आप दो डेफिनेशन लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन के 2 मार्क्स होते हैं, तो अगर आप दो डेफिनेशन लिखोगे ना तो आपको 2 मार्क्स बराबर आएंगे, ठीक है। थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप विच प्रोवाइड्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। परसेप्चुअल रिलेशनशिप होती है, मतलब जो इंसान अंदर ही सोचता है कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी आइडियाज़ के बारे में, कोई भी इमेज के बारे में, कोई भी फिगर्स के बारे में, जो इंसान सोचता है, ठीक है, अंदर ही में सोचता है, विच प्रोवाइड्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन होगा, तो जब हम सोचते हैं, अंदर ही थिंक करते हैं, तो उस प्रॉब्लम का हमारे पास आखिर में सोल्यूशन एक मिलता है। कब? जब हम थिंक करेंगे, अच्छे से पॉजिटिवली थिंक करेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी? मायर ने। उसके बाद आपके सिलेबस में था टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। Types of thinking. Thinking is classified into following types. Thinking is classified into following types. पहला जो टाइप है, दैट्स परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। देखो, परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है कि जिसमें एक इंडिविजुअल वो क्या करता है, वो थिंक करता है परसेप्चुअल जो सॉरी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का। लाइक ए कंक्रीट थिंकिंग इज द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स and events. It's one dimensional and lateral thinking which has limited use of metaphor. It's simplest form of thinking, ठीक है। इसमें हम आप याद रख लेना, इसमें हम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स का थिंक करते हैं, इसके मतलब इसमें हम उन्हीं के बारे में थिंक करते हैं, ठीक है। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है ये। सच टाइप ऑफ थिंकिंग इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड चिल्ड्रन। देखो, जो चिल्ड्रन है, मोस्टली चिल्ड्रन में होती है दिस कंक्रीट थिंकिंग, तो उनमें ये प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से उनका डेवलपमेंट जो होता है ना अच्छा होता है बाय दिस कंक्रीट थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है दैट्स कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आज मेरा सेट ठीक नहीं, तो मैं इसलिए तेज़ जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो उसको खुद समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। इट डज़ नॉट एक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, ठीक है। जो कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ना, इसमें कंसेप्चुअल होता है, मतलब कॉन्सेप्ट्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट हम इसमें थिंक करते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्टली। इट्स आल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इट मेक्स द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके ये वाली थिंकिंग हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, इट्स रिगार्डेड एज अ सुपीरियर टाइप ऑफ थिंकिंग। सुपीरियर टाइप है, मोस्ट कॉमन कौन सा है? कंक्रीट टू परसेप्चुअल थिंकिंग एज इट इन्वॉल्व्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्रिएटिव थिंकिंग। इट रिफर्स द एबिलिटी फॉर ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है। ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग होती है ओरिजिनल थिंकिंग, ठीक है। टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग न्यू। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब जब हम थिंक करते हैं ना, क्यों हम थिंक करते हैं ये वाली क्रिएटिव थिंकिंग? इन ऑर्डर टू डिस्कवर समथिंग न्यू, ठीक है। क्रिएटिंग
create thinkers or great boons to the society as they enrich the knowledge of mankind। देखो जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, जब एक इंडिविजुअल क्रिएटिव थिंकिंग करता है ना, तो उसकी वजह से जितनी भी जो सोसाइटी होती है ना, उसमें नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है। इट एनरिच द नॉलेज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट्स लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इट्स द कॉग्निटिव, देखो ये आपको पता है रीजनिंग कैसे हम थिंक करते हैं, ठीक है। इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर रीजन्स, फॉर बिलीफ्स, कंक्लूजन्स, ठीक है, एक्शंस और फीलिंग्स। रीजनिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत है, आपको पता ही होगा। टू फाइंड आउट कॉजेज एंड इफेक्ट्स, एन इंडिविजुअल ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय इनकॉर्पोरेटिंग टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, in order to find out the solution in reasoning, ठीक है। इन रीजनिंग द इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट्स, वो यूज़ करता है अपने जो पास्ट की एक्सपीरियंस है उसको, ठीक है, उसको वो यूज़ करके रीजनिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्यूशंस ढूंढने में, ठीक है। रीजनिंग इज कंबाइनिंग पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनको कंबाइन करके एक जो इंडिविजुअल होता है रीजनिंग में क्या करता है, पास्ट एक्सपीरियंस को जो जितने भी मतलब ये उसमें क्षमता थी, ठीक है, क्या कर रहा था वो, क्या उसने किया, कैसे पढ़ा, ठीक है, क्या उसने पढ़ा है, उनको कंबाइन करके वो क्या करता है, सॉल्यूशन ढूंढता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट जो है दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ टाइप। इट्स अ टूल, स्किल एंड अ प्रोसेस। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये टूल भी है, स्किल भी है, प्रोसेस भी है, ठीक है। कैसे, इट्स अ टूल क्यों है, बिकॉज इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व एन इमीजिएट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसमें क्या करते हैं, हम थिंक करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम होगी, इमीजिएट प्रॉब्लम, तो उसको हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, और टू अचीव अ गोल, या तो हम अचीव अपना गोल कर पाते हैं, ठीक है। इट्स अ स्किल, बिकॉज स्किल क्यों, बिकॉज वंस यू हैव लर्नड इट यू can use it repeatedly। example, the ability to write a bicycle, add numbers or speak a language। देखो स्किल क्या है, फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल पहली बार चला रहे हो, ठीक है, तो आपको उतना नहीं आता है, जब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको अच्छे से वो आता है, ठीक है, मतलब अपना स्किल आप उसमें दिखा रहे हो, फिर हुनर दिखा रहे हो। इट्स आल्सो प्रोसेस, प्रोसेस क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, लाइक कि पहले जब आप स्टेप 1 लोगे बाइसिकल पे, ठीक है, पहले आप चढ़ने में बैलेंस करोगे, ठीक है, थोड़ा सा, फिर पैडल जब आप कर रहे हो, ठीक है, फिर आप फास्ट या तेज चलाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन engage in problem solving if you want to reach a goal and experience obstacles on the way, ठीक है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, ठीक है, यू कैन एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इफ़ यू वांट टू रीच अ गोल, ठीक है। अगर आप कोई गोल अचीव करना है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टाइप है थिंकिंग का, ठीक है, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। एवरी टाइम व्हेन यू यूज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यू आर इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। Next point, problem solving refers to an effort to develop or choose among various responses in order to attain desired goal। Problem solving refers to an effort। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक इंडिविजुअल जो है, अगर उसको कोई गोल अचीव करना है, तो वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, भरपूर एफर्ट्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है लेवल्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। लेवल्स ऑफ थिंकिंग, जो ब्लूम्स टैक्सॉनॉमी ने है ना, उसने जो थिंकिंग है ना, उसको कितने लेवल्स में क्लासीफाई किया, 6 लेवल्स में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 लेवल्स, ठीक है। पहला जो है दैट्स नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, दूसरा एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवॉल्वेशन, ठीक है। मतलब कैसे हम थिंक करते हैं ना, उसके लेवल्स कितने हैं, 6 है, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले हम नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस उसको मेड बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इवालुएट करेंगे। पहला जो है दैट्स नॉलेज, इसका मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स रिकॉल ऑफ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म इन विच दे आर लर्न। देखो हमने कोई भी चीज़ पढ़ा, तो हम उसको रिकॉल करेंगे, हमने किस वे में उसको पढ़ा है, ठीक है, तो उसको हम रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट लेवल क्या है, कंप्रहेंशन। इट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द स्टूडेंट नोज व्हाट इज being communicated without relating it to other material or seeing it in its fullest meaning। देखो मतलब जो कंप्रहेंशन है ना, इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी चीज़ हमने सीखा ना, तो उसको हम किसी चीज़ के साथ अगर हम रिलेट करेंगे ना, तो अच्छे से समझ आता है। फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे, तो मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, उसकी वजह से आपको अच्छे से समझ आता है, अंडरस्टैंड होता है अच्छे से, ठीक है, तो रिलेट करने किसी चीज़ की तरफ।
नेक्स्ट लेवल एप्लीकेशन, मतलब जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो भी हमने नॉलेज गेन की उसको हम अप्लाई करेंगे। टू नॉलेज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इन कंक्रीट सिचुएशन, इट्स सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, एनालिसिस। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। इट्स एग्जामाइनिंग एंड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज, मेकिंग इन्फ्रेंसेस एंड फाइंडिंग एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने नॉलेज गेन की, जब हमने उसको क्या किया, ऊपर हमने पढ़ा था अप्लाई जब किया, उसके बाद हमने क्या किया, एनालिसिस करना है, ठीक है, कौन सा पार्ट ठीक है, कौन सा पार्ट सही है, ठीक है। अगर कोई पार्ट सही है, अगर कोई पार्ट गलत है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको हम छोड़ना है, जो पार्ट सही होगा उसको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स लेवल 5 सिंथेसिस। सिंथेसिस लेवल, इट्स कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट, देखो जितने भी इन्फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव होगी तो उसको हम कंपाइल करेंगे इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वन, ये इजी है, आपको समझ आ रहा होगा। सिक्स्थ वन दैट्स इवालुएशन। इवालुएशन आपको पता है, इट इज प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग ऑफ ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। इवालुएशन आपको पता है, लास्ट में हम इवालुएट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें दैट्स एप्टीट्यूड, और एक टॉपिक इसमें आता है फॉरगेटिंग। देखो आपकी सिलेबस में खाली फॉरगेटिंग दिया है, तो अगर क्वेश्चन आएगा आप इसमें बस डेफिनेशन कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है। उसमें कुछ ना टाइप्स दिया है आपके सिलेबस में, कुछ भी नहीं, बस फॉरगेटिंग लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लोगे और खुद कर लेना, या इजी है, और इसकी डेफिनेशन कर लेना, ठीक है, बस। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन, जैसे कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में बहुत फर्क है। एटीट्यूड मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर with training some specific knowledge, skill, or a set of organized responses, such as the ability to speak a language, to become a musician, to do a mechanical work, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, फ्रीमैन ने। इसने क्या बोला, जो एप्टीट्यूड है, जितने भी मतलब ये डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे हम एप्टीट्यूड को डिफाइन करेंगे, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल में मतलब कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कितनी कैपेसिटी है टू एक्वायर द सम स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है। या हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेस्पॉन्सेज सच एज द एबिलिटी टू स्पीक, एन इंडिविजुअल में कितनी एबिलिटी है बोलने की, कितनी एबिलिटी है एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने की, ठीक है। टू बिकम अ म्यूजिशियन, टू डू अ मैकेनिकल वर्क, ठीक है। ये किसने दी थी, फ्रीमैन ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, एप्टीट्यूड रिफर्स टू दोज क्वालिटीज कैरेक्टराइजिंग अ पर्सन्स बिहेवियर, ठीक है। ये ऐसी क्वालिटीज़ है एक इंडिविजुअल की जो कि उसका बिहेवियर क्या करता है, डिफाइन करते हैं, ठीक है। विच सो टू इंडिकेट हाउ वेल ही कैन लर्न टू मीट एंड सॉल्व सर्टन स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जिस इस बिहेवियर की वजह से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हाउ वेल, कैसे कैसे वो सीख सकता है अच्छा, या जितने भी उसको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे उसको उनको वो कैसे सॉल्व सोल्यूशन ढूंढेगा। ये किसने दी थी, बिगम ने, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये एप्टीट्यूड, आपको समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इट रिफर्स टू द वेरिएशंस, ठीक है। ये मतलब वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल इन देयर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स, ठीक है। जो कि एक इंडिविजुअल होता है, कितने जितने भी इंडिविजुअल्स है, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी है ना, ये रेफर करता है कि वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स किन में, उनके जो कॉग्निटिव या इमोशनल या बिहेवियर ट्रेट्स हैं ना, उनमें कैसी कितनी वेरिएशन आती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई जो बंदा है वो इंटेलिजेंट है किस में, मैथ्स में या रीजनिंग में। बाकी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर इन एप्टीट्यूड फॉर वर्बल टास्क्स, ठीक है। मतलब जितने भी उनमें जो जो इनके वर्बल टास्क्स होते हैं उनमें वो स्ट्रांग है। बाकी जो है कोई भी इंडिविजुअल, बाकी जो इंडिविजुअल्स है वो किस में हो सकते हैं, स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स या रीजनिंग में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की डिफरेंसेस होती है, ठीक है। ये उनकी डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये वाले कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड कैपेसिटीज़ को, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस की वजह से ही हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल में कितनी कैपेसिटी है रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में, उसमें कितनी कैपेसिटी है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या उसमें कितनी कैपेसिटी है फॉर वर्बल टास्क, वर्बली वो कैसे बोलता है, ठीक है। इसमें आता है
पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द ट्रेट इज कांस्टेंट, द इंडिविजुअल इज डिफर इन द अमाउंट ऑफ इट पॉसेड बाय ईच। एग्जांपल, अ पर्सन may हैव गुड नर्सिंग एप्टीट्यूड बट वेरी पुअर राइटिंग, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स, रीजनिंग और वर्बल टास्क दिया आपको, ठीक है। ट्रेड डिफरेंस मैंने आपको बोला, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड डिफरेंस मतलब कि जो ट्रेड डिफरेंस मैंने आपको बोला, बिहेवियरल ट्रेड हो सकता है या इमोशनल ट्रेड हो सकता है या कॉग्निटिव ट्रेड हो सकता है, जो कि वेरी करता है अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, वेरिएबिलिटी है ना, ये रेफर करता है कि वेरिएशन इज अमंग इंडिविजुअल्स इन देयर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियर ट्रेड्स। ये मैंने आपको बोला, ये खुद पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, many of these differences are relatively stable. They tend to persist any change subsequently taking place in an individual. Potentialities occur within limits imposed by his present constitution. An individual who is definitely superior in a certain kind of aptitude at the time of age will, as rules, he above average in that kind of aptitude at the age of 18 or 28 patterns of the aptitude do. देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, जो एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जो कि सुपीरियर होगा, ठीक है, इन सर्टन काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल कोई रीजनिंग में, ठीक है, अच्छा होगा, उसका जो वो सुपीरियर होगा रीजनिंग में। कोई मैथमेटिक्स में जो सॉल्यूशंस हैं उनको, उनमें जो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कितने तेज करना है, कोई उसमें अच्छा होगा, ठीक है। कोई वर्बल टास्क में अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सुपीरियरिटी मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स में होती है अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें आता है मैनुअल एप्टीट्यूड, इट इंडिकेट्स मोटर एबिलिटीज़ और स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सेमी स्किल्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसमें आते हैं मोटर एबिलिटीज़ आती है, इसमें स्किल्स आती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है दैट्स मैकेनिकल एप्टीट्यूड। दिस एप्टीट्यूड इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैकेनिकल रिलेशनशिप्स एंड अरेंजमेंट्स सच एज दोज विच ऑकर इन द जजमेंट्स, रिपेयर एंड असेंबली ऑफ मशीनरी, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है दैट्स क्लरिकल एप्टीट्यूड। दिस एप्टीट्यूड इंडिकेट्स डिफरेंट एबिलिटीज लाइक परसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मेंटल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स। क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, इट इंडिकेट डिफरेंट एबिलिटीज, मतलब कि इंडिविजुअल में कौन सी डिफरेंट एबिलिटीज़ है, मतलब ठीक है, किसी इंडिविजुअल में परसेप्चुअल एबिलिटीज़ अच्छी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ अच्छी है, किसी में मेंटल स्किल्स अच्छे है, किसी में मोटर स्किल्स अच्छे है, ठीक है। अदर टाइप्स क्या है, म्यूजिकल, कोई म्यूजिकल, ठीक है, ग्राफिक या प्रोफेशनल, ठीक है, या स्कोलास्टिक। मतलब यहाँ पे म्यूजिकल क्या होता है, म्यूजिकल जो होता है दीज टेस्ट मेजर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट, ठीक है। ग्राफिक क्या है, दीज टेस्ट मेजर द आर्ट एंड द एस्थेटिक एप्टीट्यूड्स। प्रोफेशनल क्या होता है, मेजर्स एप्टीट्यूड फॉर डिफरेंट प्रोफेशनल। उसके बाद क्या है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी आपके सिलेबस में, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ अ प्रोसीजर दैट मेजर्स एंड आइडेंटिफाइज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड फंक्शन। देखो जो साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है ना, इससे हम पता करा सकते हैं कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब जो इंसान का ब्रेन है, इंसान के कॉग्निटिव जो फंक्शन है, लाइक परसेप्शन है, अटेंशन है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, उनमें कितनी इम्पेयरमेंट है, कितना कितना मतलब वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल में, ठीक है। Neurological testing provides the diagnostic classification and grading of clinical severity for patients with subtle or obvious cognitive disorders. These include, मतलब जो ये टेस्टिंग होते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्टिंग, इससे हम क्लैरिफाई करते हैं कि जितने भी पेशेंट्स होंगे जिनमें कॉग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट होगा या किसी में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स होंगे, उनमें हम क्लैरिफाई करते हैं कितना सीवियर है, ठीक है। अगर सीवियर है तो हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सीवियरिटी हम देखते हैं इससे। यहाँ पे देखो, चिल्ड्रन हु आर नॉट अचीविंग अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन एक्स्ट्रा विद मिनिमम यूज ऑफ पेपर एंड पेंसिल। यहाँ पे देखो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अपना जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करते हैं, किया है मिनिमम यूज़ ऑफ पेपर एंड पेंसिल यूज़ क्या होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर जनरली गिवन बाय, इसमें हम कुछ टेस्ट्स करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस आर जनरली गिवन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन एंड जेस्टर्स, ठीक है। दीज टेस्ट्स आर यूज इट इन इन्फेंट्स में हम यूज़ करते हैं, मेंटली रिटार्डेड फॉरेनर्स एंड दोज हु डू नॉट, मेंटली जो रिटार्ड पर्सन होते हैं उनमें हम करते हैं, एंड डू नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है, और जो लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते तो उनमें हम पेपर पेंसिल का टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच द टेस्ट आर कंडक्टेड। उसमें इसी में है ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये जो टेस्ट है, दो टेस्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, दीज टेस्ट यूज लैंग्वेज, इसमें हम लैंग्वेज के यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड आर अप्लाई टू आई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं, उनमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम। एग्जाम्पल आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये जो टेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नॉन वर्बल, ऊपर क्या था वर्बल, यहाँ पे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट।
दिस टेस्ट डू नॉट नेसेसिटेट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, इसमें हम यूज़ ऑफ लैंग्वेज नहीं करते, एंड और एप्लीकेबल टू ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट ए टाइम, ये भी एप्लीकेबल है ग्रुप ऑफ टाइम, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए। इन दिस टेस्ट मटेरियल डज नॉट कंटेन वर्ड्स, जो मटेरियल होता है उसमें वर्ड्स नहीं होते, हमने ऊपर ही बोला लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, और नो न्यूमरल फिगर्स, इट कंटेन्स पिक्चर्स, इसमें खाली पिक्चर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, और फिर उनको टेस्ट लेते हैं, एंड जियोमेट्रिकल फिगर्स एक्स्ट्रा प्रिंटेड इन ए बुकलेट, ठीक है, वो प्रिंट किया होता है एक बुकलेट पे, ठीक है, इसमें हम लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो है इसमें अल्ट्रेशन इन कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अल्ट्रेशन इन परसेप्शन, अल्ट्रेशन इन अटेंशन ऑलरेडी पता है मुझे, लास्ट में याद आ गया, तो यहाँ पे फिर भी मैंने लिखा है, बाकी जो है ना इंटेलिजेंस वो आप पढ़ लेना, ठीक है, वो इजी है, और ये एग्जाम में भी नहीं आता, अगर आएगा ना अल्ट्रेशन इन अटेंशन परसेप्शन आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो 2 लिखे हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और मुझे पता है कि मैंने तेज़ तेज़ पढ़ा है क्योंकि मेरा सेहत ठीक नहीं है, ठीक है, आई एम सो सॉरी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट्स मोटिवेशन इमोशनल प्रोसेस, वो हम कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर्स में, उसके बाद 2 और चैप्टर्स बचते हैं, ठीक है, वो भी हम तकरीबन अभी 6 लेक्चर्स लगेंगे, 6 दिन में हम सारी साइकोलॉजी कंप्लीट करेंगे चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।